सारे देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई दिक्कत लोगों को आ रही है या फिर जो भी इश्यूज़ हमारे देश में हैं उसमें जो रुकावट है बदलाव में वो सबसे बड़ी है कर्जे वाली। जी बिल्कुल। और कर्जे वाले उस इशू पे जब भी हम जैसे लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो बीच में कुछ दलाल, कुछ दुकानदार, कुछ अपने आप को सो कॉल्ड एक्टिविस्ट मानने लगे, वो लोग आ गए और जो काम हमने उनको सिखाया, बताया या किसी ने हमको बताया और हमने आगे बताया, उन सब ने उसकी दुकानदारी चालू कर दी। जो अपनी किताब का पर्पस है, जनता सरकार मोर्चा की जो अपनी ये ऑफिशियल जो किताब हम बनाएंगे जी, एक किताब तो है अपनी रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन, और अब जो दस्तावेज़ वहाँ से हमें मिले वर्मा जी से और जो उन्होंने हमको दिए और जो हैं अवेलेबल मार्केट में, अब तो किताब में आ गए हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए हैं, तो उनका इस्तेमाल करके और जो हमने अब तक सीखा है उसका इस्तेमाल करके हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो लोनर है, लोनी है, जिसने लोन लिया है, लोन लेने वाला मतलब जब उसको लोनर परेशान करे, यानी बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस कंपनी जब भी परेशान करे तो अभी तक के नॉलेज और घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए जो अब तक सीखा है उसका एक दस्तावेज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी हो जाए। मतलब उसमें क्या है कि दस्तावेज का मतलब ये हो गया कि मान लो किसी को आवेदन लगाना है, अपना आवेदन किसी को लगाना है और वो आवेदन लगाने की प्रक्रिया नहीं पता उसे, बिल्कुल वो इंटरनेट पर जाएगा, भाई हम लोग 7696627656 पर मैसेज करेंगे, वहाँ से एक मैसेज आएगा, उसमें जो भी जानकारी है वो हिंदी में भरेंगे, हम लोग उनको ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही इतने गरीब हैं या इतने ये कह लीजिए कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो उस प्रोसेस को फॉलो कर सके, और आपस में इंटरनेट पे कोई जाके किसी के फ़ोन में छेड़खानी करे, वो भी उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम उन लोगों को आवेदन भरना घर से ही सिखा दें, और इस पर्पज़ से कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो अपना आवेदन की प्रक्रिया है वो खुद कर ले, पड़ोसियों को बताना चालू कर दे। बिल्कुल। और उसके बाद पड़ोसियों को बताने के बाद उसका अगला काम हो जाता है वो खुद से लड़ना और बोलना सीख ले और अपनी वकालत खुद करे, क्योंकि जो वकीलों के भरोसे है वो ये क्रांति नहीं होगी। वकील को इसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। वकीलों को तो समझाने में इतनी एनर्जी लगती है कि कुछ पूछो मत, और फिर भी वो समझ नहीं, पहले से उल्टे समझे हुए हैं, और जब भी दिक्कत आएगी, जब भी मतलब विपरीत परिस्थिति आएगी, वकील भागेगा। बिल्कुल, वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा, और वो मैनेज भी हो जाते हैं, मैनेज भी हो जाएगा। लेकिन जिसका लोन है वो मैनेज नहीं होगा, वो लड़ सकता है। तो हम बेसिकली आपको लड़ना सिखा रहे हैं। हाँ, और वो मैनेज भी अगर होगा ना जिसका लोन है, हाँ, तो उसके बेनिफिट में तो उसी का फायदा है ना। बिल्कुल। हाँ, वकील के मैनेज होने में समाज का खतरा है, समाज का खतरा, और उसका होने में कम से कम समाज का कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए करेगा, कुछ करेगा। हाँ, तो आप अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। मुकदमा लड़ने के लिए हम इस किताब के अंदर वो सारे तथ्य, वो सारी भाषाएं उस तरीके से देने की कोशिश करेंगे जो बिल्कुल एक आम आदमी वकील और जज के साथ बहस कर सके। बिल्कुल। कि यदि कोई जज ऐसा बोले, यदि कोई वकील ऐसा बोले, और इसके बाद भी यदि कोई सवाल बचेगा तो हम उसको अगली किताब में, अगले एडिशन में ऐड कर लेंगे। फिलहाल हम आपको लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दे रहे हैं, वो हथियार जिसका मुकाबला कम से कम ये बैंक और जज तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, गुंडागर्दी से वो पुलिस के द्वारा आपको उठा के जेल में डाल दें कि आगे कुछ ना बोल पाए, वो बात अलग है, लेकिन जेल से डर गए तो फिर आपका भला भी नहीं होगा, आपकी अगली संतान जाएगी फिर उसी हिसाब से, मतलब आपका सब कुछ लूटेगा। उससे बचने के लिए आपका एक बार तो जेल जाना ज़रूरी है। एक तरह से आप ये समझो, आपको एक बार तो जज को ये बदतमीजी से कहना पड़ेगा कि तुम अगर बिके हुए नहीं हो तो कानून के हिसाब से चल के दिखाओ। हम ये भी नहीं कहते हमारी बात कहो, कानून के हिसाब से, भारत का जो कानून है, भारत का जो कानून है, हम जो भी बात कर रहे हैं भारत के कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। और यदि कोई जज इसको नहीं मान रहा है तो ये उसकी बेवकूफ़ी या उसका स्वार्थ
या उसकी मतलब परस्ती है, कायरता है उसकी बेसिकली। और उस ऐसे घिनौने हरकत के लिए किसी भी जज को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और किसी भी प्रक्रिया में बेशक वो हमें हमारे ऊपर अवमानना का कोई नोटिस या कुछ भी दे दे, हमें इससे कोई डर नहीं लगता है। तो फिलहाल आप चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। अब बताइएगा इसमें हमारा जो फ्लो है हमारी किताब का, इसको आपको कुछ और सवाल आपका दिमाग में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता देंगे कि ये सवाल है। तो पहला जो चैप्टर है उसका फ्लो हमारा क्या रहेगा और हम इसको किस तरह से किताब में रखेंगे, ताकि आपके सामने जब किताब लॉन्च हो तो आपको पहले से पता हो। और हम 23 मार्च वाले कार्यक्रम में इस किताब को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। किसी भी हाल में ये किताब 23 मार्च के कार्यक्रम में लॉन्च होगी और आप सबके पास होगी। हर लोन लिए हुए आदमी के पास एक बड़ा हथियार, हर एक के पास, जो नया आदमी आवेदन लगाना चाहता है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस किताब के अंदर आपको आवेदन भी मिलेगा, फोटोस्टेट। आप हमें सहयोग राशि देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो फोटोस्टेट करो और आवेदन लगाओ, फोटोस्टेट करो और आवेदन लगाओ। हमें कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको आपका फ़ायदा करने से मतलब है। जी कंटिन्यू करिए प्लीज़ सिसोदिया जी। इसका जो पहले मैं बता दूँ, ये जो किताब है ये गांव की आवाज़ है। ठीक है। चूँकि भारत गांव का देश है, हाँ, और भारत से गांव नहीं है, गांव से भारत की पहचान है। गांव से भारत की पहचान, और गांव की पहचान है गांव में रहने वाले लोगों से, और उन गांव के लोगों की व्यवस्था, उनकी अपनी, उससे गांव है। तो एक गांव की आवाज़ है, इसलिए इस किताब का जो मूल है वो गांव है, यानी भारत है। हाँ, मतलब किताब जो दी जाएगी वो गांव के लिए है। गांव यानी जब हम गांव कह रहे हैं ना, आप बार बार सुनते हो कि आप शहरों के लिए कुछ नहीं करते हो। गांव मतलब भारत, शहर मतलब नरक, शहर मतलब अंग्रेजियत, शहर मतलब अंग्रेजी हुकूमत। शहरों का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। और अंग्रेजी हुकूमत को जो काम करने की परमिशन जो लीज भारत के लोगों ने दी थी 1870 में, बिल्कुल, जो लैंड रेवेन्यू रूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके कहीं आपको ये वहम ना हो कि हम कोई बात ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये तो बोलता रहता है गांव ही भारत है, भारत ही गांव है। ये हमारे पास लैंड रेवेन्यू रूल है, और हम इन किताबों को रखते हैं। आपको पता होगा, ये आपको पता लग जाएगा। दिस इज़, ये ट्रेजरी रूल 1960 है, 1960 सॉरी, और ये लैंड रेवेन्यू रूल 1972 है। ये 1972 का जो लैंड रेवेन्यू रूल है, इसके 396 पेज पे हमारे यहाँ पर हमने इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ली हुई है, ये छपता है हर साल 4 जगह से। ये पूरी दुनिया में, पूरे भारत में 4 जगह छपता है। और इसमें ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी के लिए छपता है, आम पब्लिक के लिए पब्लिकेशन में नहीं आता है। इसलिए इसमें जो इस लीज एग्रीमेंट का जो जिक्र है, जो भारत के लोगों ने अंग्रेजों को भारत की जमीन पर व्यापार करने के लिए जो लीज पे दिया था, वो सिर्फ शहर दिया था, वो गांव नहीं दिया था। गांव से बाहर कुछ भी हो, जंगल से बाहर कुछ भी हो। इसीलिए गांधी इरविन पैक्ट में और 6 शेड्यूल में, जो संविधान के 6 शेड्यूल में, जो आदिवासी एरिया है वो एक्सक्लूडेड एरिया है, जहां पर पुलिस, जज, एसडीएम कोई भी चीज काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो अंग्रेजों के शासन के अधीन है। इसीलिए वहां पर जुडिशरी नहीं काम करती, वहां उनका अपना शासन है, स्वशासन। उसी की मांग सोनम वांगचुक जो है वो तिब्बत के लिए मांग रहे हैं। बिल्कुल। इसमें ये पॉइंट नंबर जो 24 नंबर पॉइंट है, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो फिक्स पीरियड है, ये बिगिनिंग होगी 1870 में और लीज होगी 99 ईयर की, और वो 1969 तक चलेगा। तो इसमें 99 ईयर का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको 99 जब भी आप चालू करोगे तब 99। अगर आप 1900 में स्टार्ट करोगे तो आपकी लीज तब भी 1969 में खत्म हो जाएगी। आप 1968 में स्टार्ट करोगे तो भी आपकी लीज 1969 में खत्म हो जाएगी, और 1969 में आपको ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा। और आपकी बनाई हुई हर व्यवस्था, यानी पुलिस, जुडिशरी, आर्मी और ये तहसीलदार, डीसी, ये कलेक्टर की व्यवस्था को जाना पड़ेगा। पर इन्होंने इन लोगों के माध्यम से हमारे लोगों को इतना ज़्यादा आश्रित कर दिया कि हमारे लोगों को लगता है कि यदि हम पर राज करने वाला नहीं रहा तो हम कैसे जिएंगे। मतलब वो इतना बेवकूफ़ हमारे बच्चों को बना दिया, पढ़ाई करा के, ये जो स्कूलों में पढ़ाई करा के। इसलिए हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है
कि गधों को हाँकने के लिए मालिक चाहिए होता है, इंसान को साथ रहने के लिए केवल समझ की जरूरत है। उस समझ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो दिस इज ट्रेजरी 1960, जिसके अंदर सारी डिटेल्स ट्रेजरी के बारे में दी हुई हैं कि किस तरह से उन लोगों को पैसा जमा कराना पड़ेगा। और आपका कोई भी टैक्स का पैसा ट्रेजरी में जमा नहीं होता, आजकल कॉरपोरेशन में जमा होता है या फिर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी में जमा होता है, जो स्मार्ट सिटी के नाम से खुली हुई है। और गुजरात का लैंड रेवेन्यू रूल ये पूरे भारत के लिए चलता है 1972। तो इसलिए जो अंग्रेजों के जितने भी कानून हैं, हाँ हाँ हाँ, वो गांव पे लागू नहीं होते हैं बिल्कुल, इसीलिए वो जुडिशियली होते हैं। यस यस यस, गांव नॉन जुडिशियल है और बिल्कुल। ये इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि गांव भी जो है किसी तरह खुद को कह दे कि हम जुडिशियल हाँ हैं। जुडिशियल, वो खुद जज के पास जाएं, खुद अपनी मांग मांगे, खुद कोर्ट में जाए। जैसे गांव का मसला लेके जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो समझो आप खुद कह रहे हो कि हम जुडिशियल होना चाहते हैं, यही है। हाँ। अदरवाइज वो कोर्ट को ये कह सकते हैं कोई कि तुम कानून लागू नहीं होता, कोई लागू नहीं होता वो सुप्रीम, बल्कि हम गांव का फैसला अपने आप कर लेंगे। डीसी तुम कौन होते हो भैया? विकास भी हम अपना सब कुछ हम अपना सब कुछ कर लेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाई है, रोजगार है, वो सारा इंतजाम करने का जुगाड़ है। आपको तो पूछना है कैसे करेंगे, उसके लिए आपके लिए ओपन मंच है, हम करेंगे। तो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो अध्याय इसका किताब का जो अध्याय 1 है, अध्याय 1, तो उसमें सबसे पहले जो भारत की वर्तमान स्थिति है आर्थिक, वो हमने उसमें लिया दी है। सबसे पहले जो वर्तमान स्थिति है भारत की, वो हमने ली है। नंबर 2, 1947 में जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके गए थे, वो उस टाइम हमारी भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, गाँव की आर्थिक स्थिति क्या थी, वो हमने अध्याय 1 में ली है। और 1900 से लेकर 1947 तक वो हमने फिर उस पर वो हमने ली है इसकी कि अंग्रेजों ने 1900 के बाद 1947 वो ली है। और सन 1 से लेकर के भारत जो यानी आज से 2026 हाँ, जो हमने रुपया मूल्य का मापक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है, वो सारी स्थिति हमने इसमें ले ली। वो इसलिए देना जरूरी है कि आप लोगों को वहम न हो जाए। कोई आदमी आपको बहका देता है कि हमारा देश तो गरीब था, हमारा देश भूखा मरता था, तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं था, तुम अपनी औरतों पर अन्याय करते थे, गांव में जातिवाद था, वो ऐसा बोलते हैं। और यदि आप उस पर यकीन करते हैं तो मान लेते हैं कि आप सही बोल रहे हैं और हम झूठ बोल रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में कि जैसा पहले हो गया उसको वहीं पे गोली मारो एंड लेट अस बिगिन, नए सिरे से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और अब एक ऐसे गांव की परिकल्पना करते हैं जहां हम एक दूसरे का शोषण नहीं कर रहे हैं। आओ बैठकर बात करते हैं। पीछे हो गया, बिल्कुल हो गया, वो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आज आप बदला लेने लगोगे, फिर हमारी अगली संतानें बदला लेने लगेंगी, फिर वो करने लगेंगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां से 100% हर व्यक्ति के लिए बनाने वाली व्यवस्था पे काम करना चालू कर देते हैं। लेट अस सी जी, बोलते जाइए। जैसे ये 2025 तक का हमने इसमें आंकड़ा लिया है। ठीक है। जैसे 11,000 प्लस किसान जो है वो आत्महत्या करता है। ये 2025 तक का आंकड़ा प्लस ये सरकारी मतलब हाँ, हमने दस्तावेज जितने लिए सब दस्तावेज मतलब प्रूफ प्रमाण के साथ है। तो वो लिए है। और 1947 में जब अंग्रेज गए तो जब कई किसान आत्महत्या करते थे, हाँ, जीरो किसान था। हाँ, और यानी कितनी ही आबादी हो, आबादी वाला आंकड़ा खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म हो गया। और अब इतने करते हैं। और ये आंकड़ा वो है जो पुलिस में दर्ज होता है, जो दर्ज होता है। ऐसे बहुत से किसान हैं जो इससे कई गुना किसान आत्महत्या करते हैं। लेकिन उनका कभी कह देते हैं परिवार में झगड़ा था, कोई कह देता है इसका पड़ोसियों के साथ झगड़ा था, कोई कह देता है ये मानसिक रूप से परेशान था। असलियत में वो किसानी के खराब होने के और आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से ही करते होते हैं। तो इस सब का जो है जो मूल है वो करेंसी है जी, मुद्रा नहीं, इसका मूल बैंकिंग है। बैंकिंग सिस्टम। मुद्रा सॉल्यूशन है, मुद्रा का कूटकरण, मुद्रा इसका समाधान है। और कारण इसका बैंकिंग है अंग्रेजों की बैंकिंग। बिल्कुल। भारत अपनी बैंकिंग करे फिर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। भारत का रुपया इसका समाधान है और अंग्रेजों का रुपया इसका कारण है। बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा, अब अध्याय 2। हाँ, अध्याय 2 में हमारे जो महापुरुष थे जो भारत के अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने जो हमको चेतावनी दी थी कि इन चीज़ों का ध्यान रखना। हाँ, मतलब जो हमारा जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसमें कहीं भी किसी तरह का कूटकरण नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना। अगर छेड़छाड़ हुई, मानक के साथ छेड़छाड़, अगर मानक मापक जो है वो भ्रष्ट कर दिया
तो लोग समाज भ्रष्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये इसलिए ज़रूरी है आपको बताना, मानक हर चीज़ का होता है। जैसे कुत्ता किसको कहेंगे, अगर सिर्फ इतना बोल दिया जाए वो 4 पैरों पे चलता है, 4 पैरों पे भैंस भी चलती है, गाय भी चलती है, घोड़ा भी चलता है, ऊँट भी चलता है, कुत्ता भी, गादड़ भी, इतने सारी चीज़ें, शेर भी, सब 4 पैरों पे चलता है। इससे नहीं बनेगी बात। कुत्ते का साइज़ बताओगे कि इतने साइज़ का होता है, तो कुत्ते के साइज़ अलग अलग होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटा भी होता है। कुत्ते का टाइप बताओगे तो कुत्ते को कुत्ता कहने का मानक होता है। बिल्कुल। आदमी को आदमी कहता है, कई बार आदमी को ओ कुत्ते मान जा, मतलब उसका वो कौन सा कैरेक्टर था जो कुत्ते से समानता कर रहा था, तो आदमी को कुत्ते के समानांतर कर दिया। बिल्कुल। और इसी तरह से ये शेर की तरह दहाड़ा, है ना, ऐसा कह देंगे भाई सिसोदिया जी शेर की तरह दहाड़े, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहेंगे बिल्ली की तरह म्याऊं कर रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तो वो यानी कि हमने कुछ मानक रखे हैं, हर चीज के मानक हैं। यदि आदमी अपने मानक पर खरा नहीं उतरता है तो वो कैरेक्टर में डाउन जाएगा, अपने स्तर से नीचे इंसान जाएगा। के मानक इंसान के भी मानक हैं, तो इंसान भी उसी को कहेंगे। कई बार आदमी को राक्षस कहते हैं कि देखो ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग, मानक तोड़ दिया ना उसने, है ना। वो मानक टूटने से चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो पूरा सिस्टम खराब होता है। इसका मतलब अगर पूरे समाज में वापस रामराज्य लाना चाहते हैं, पूरे समाज को, पूरे देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, पूरे हर आदमी के घर में समृद्धि लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मानक है। मानक से ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मानक की महत्व को बताया गया है। और ये सेकंड चैप्टर में हमने ये बोला है कि महापुरुषों ने आपको बताया है कि मानक के साथ छेड़छाड़ करोगे, अच्छा, इसमें हमने जो महापुरुष जो नहीं है, जो भारत के अर्थशास्त्र को समझते थे, मानक मुद्रा को समझते थे, हाँ, उनको भी लिया है। और जो वर्तमान में भी भारत में ऐसे लोग हैं जो अभी हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थशास्त्र को समझते हुए और इस मुद्रा को समझते हुए उन्होंने इसका सॉल्यूशन और समाधान देने का बहुत प्रयास किया। और ये इसलिए भी जरूरी है, भारतीय अर्थशास्त्र, जैसे सिसोदिया जी बार बार एक शब्द बोल रहे हैं, भारतीय अर्थशास्त्र। हाँ। क्योंकि आप कभी भी अमेरिका के साथ अपने देश का कंपैरिजन नहीं करोगे। आप अपने देश के साथ अमेरिका का कंपैरिजन करोगे तो अमेरिका का रेफरेंस दोगे आप कि उसका बढ़िया क्या है। अमेरिका अगर विश्व शक्ति बन पाया तो उसने अपने डॉलर को सोने के मुकाबले प्रिंटिंग जारी रखी। और अगर आज अमेरिका की हालत बहुत खराब हो रही है और आने वाले वक्त में होने वाली है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका गिरने वाला है और चाइना को विश्व शक्ति बनाने के प्लान है इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो ये आप समझ लीजिए कि सारा का सारा सोना, मानक, मापक, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्धारित है। तो आपको अपनी समृद्धि चाहिए तो आपको अपना अर्थशास्त्र, अपना भूगोल समझना होगा। क्योंकि अमेरिका की तरक्की पहले विश्व युद्ध से पहले 0 थी, और पहले विश्व युद्ध में जब हथियार देने शुरू किए तो अमेरिका की तरक्की सामने आई। उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करके, कि ताकि वो लोग बताएं, किसी और का नहीं बल्कि अपने देश के अर्थशास्त्र को हमको समझना है जी। उसमें पूरा हो गया है। अब अध्याय 3, इसमें हमने लिया है पिछले 300 साल का रुपए का कूटकरण। भारत का जो है 300 साल में जो लूट हुई 300 साल में जो भारत की लूट हुई है, वो बिल्कुल आंकड़ों के साथ, तथ्यात्मक तरीके से और गांव की आम और सरल भाषा में। हाँ। मतलब बड़ी बात यह है कि महापुरुषों ने जो हमको दिया, और आज भी जो हमको अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था जो समझा जा रहा, वो आम आदमी उसको समझ नहीं पाता। हाँ। गांव का आम आदमी नहीं समझ पाता, वो पढ़े लिखे ही समझ पाते हैं। हाँ। लेकिन ये जो आ रहा है अब सिस्टम, ये बिल्कुल आम आदमी की भाषा में है। जो गांव की चौपाल पर बैठकर भी एक व्यक्ति भी अगर थोड़ा समझदार हो, समझा सकता, समझ जाएगा। ठीक है बात, हर व्यक्ति। तो पूरा 300 साल का इतिहास, अर्थशास्त्र, करेंसी, मुद्रा, उसका हमने एक्सप्लेनेशन, भारत कैसे था 300 साल पहले और धीरे धीरे कैसे लुटा। और ये आंकड़ों के आधार पर, हाँ, ये अपने घर से नहीं बनाया हुआ, कहानियों से नहीं लिया गया, पुस्तकों से नहीं लिया गया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लेकर के आपको बताया गया है। कहीं कल को कोई सवाल इसके ऊपर नहीं उठाया जा सकता। मतलब इसमें यह है कि 300 साल पहले भारत कितना धनवान था, कितना सरप्लस, मतलब कितना धन था भारत के पास। धन का कैलकुलेशन कैसे करना है, किसको धन मानना है। हाँ। और 1947 में भारत पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। हाँ। और मतलब वो लूट लिया गया। ये तो तब है जब
कई करोड़ यानी 4 करोड़ के करीब किलो में सोना लेके जाया गया। सब कुछ लुट जाने के बाद बाद भी की बात है। 1947 में कर्जा नहीं था हम पर। हाँ, और आज 2025 में हम हर प्रत्येक व्यक्ति लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया पैदा होते ही 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्जे में है, पैदा होते ही। ये आपने कर्जा लिया हो या ना लिया हो। हाँ, ये है विकास। तो ये अध्याय 3 उसमें हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। वो एक्सप्लेन किया। अब आता अध्याय 4। इसके पीछे का जो इस लूट का भारत की करेंसी को, इसको बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से या लूट के पीछे का उनका जो ध्येय है, उद्देश्य, मतलब चाहते क्या है, वह है परमानेंट। क्योंकि भारत को प्रकृति ने, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। यस, उसको लूटना और भारत के लोगों को परमानेंट गुलाम बनाना। और ये गुलामी, इसलिए ये गुलामी शब्द को आप ऐसे मत लीजिएगा, ये पुराना अध्याय रहा है। जिन लोगों ने जिनके हम जिक्र करते हैं, जो चलते वेटिकन सिटी से के थ्रू वो वेटिकन सिटी को कंट्रोल करते हैं, पॉप के थ्रू वो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, और अमेरिका के थ्रू वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, और पूरी दुनिया की सारी कंपनियों में उनका वो आधिपत्य है। और ये काम वो यूरोपियंस ने तब भी किया था। इन एलिट्स फैमिली ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड हैं, जो बनते हैं, जो ब्लैक रॉक के, वैनगार्ड के और इनके मालिक हैं, वो सब लोगों का काम क्या है बेसिकली, वो जैसे अमेरिका के लोगों को उन्होंने वहाँ के नेटिव आदिवासियों को बंदी बना के रखा, पकड़ के रखते थे, पिंजरों में कैद रखते थे, खरीदते बेचते थे ताकि उनके ज़मीर को मारा जा सके। तो ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया कोई आज की नहीं है, और ये नियति आज भी है। आज भी बहुत से लोगों के अंदर पाकिस्तान को गुलाम बनाने की नियति आपको भारत में दिख जाएगी। बहुत से लोगों के अंदर ऐसा, वो घटिया लोग जो होते हैं, घटिया बीज जो पड़ा होता है जिनके दिमाग में, वो लोग इस टाइप के होते हैं। वरना इंसान के साथ प्रेम से ही रहना चाहता है। ये लुटेरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो डकैत फैमिली से आते हैं, वही लूट करके दूसरे लोगों को कब्जा करना चाहते हैं। ये उनके मकसद का एक्सप्लेनेशन है इस पेज अध्याय नंबर 4 में। हाँ, कि वो क्यों करते हैं और इसका पीछे पर्पस क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है, वो ऐसा करना क्यों चाहते हैं, वो सबको मारना क्यों चाहेंगे, वो सबके साथ कैसे कर जाएंगे। वो उसका एक्सप्लेनेशन है कि उनको राज किसी पर नहीं करना है, उनको प्राकृतिक संसाधनों पर करना है, और जहाँ चाहे वहाँ जा सके, उस आज़ादी को वो एक्सेस करना उनका पर्पस है। नेक्स्ट, भारत को, मतलब इसमें हमने ये भी किया है कि भारत को आर्थिक और आध्यात्मिक, भौतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, जो भारत का गौरव था, पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती थी, उस पे वो जो सिस्टम था हमारे पास, हमारे महापुरुषों ने जो सिस्टम बनाया, सूत्र जो हमको दिए, बनाए, किसी भी सवाल को निकालने के लिए उसका एक सूत्र होता, तो दिए, उसको ही तहस नहस करना है। बस ये इसमें लग जाए 4 नंबर रोजी रोटी में, पेट भरने के लिए बस लगे रहो। बस किसी तरह उसको कर्ज को चुकाने में, बीमारी को दूर करने में, इनमें ही अपना ये इनमें लगे रहो, बच्चों को पढ़ाने में इनमें ही लगे रहो, और उसे वो तोड़ दें। तो उसको इन्होंने तोड़ा, तो उसको अध्याय 4 में पूरी तरह समझाने का प्रयास किया गया। जी। अब अध्याय 5 जी, अब इस लूट को रोकने का प्लान है, रास्ता, वो अध्याय 5 में। अच्छा, 300 साल की गुलामी को 3 साल में कैसे हम खत्म कर सकते हैं, मात्र 3 साल। यदि आप लोग, क्योंकि आपने देखा होगा हर कंपनी का लॉक इन पीरियड 3 साल का है, नौकरी भी करते हैं ना, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। वो 3 ही साल का था पहले, अब 2 साल का किया है इन्होंने। 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये 3 साल ही यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन। और आप जब आम आदमी जब इसको अध्याय को पढ़ेगा, तो उसको अपने आप फीलिंग होती चली जाएगी कि बिल्कुल हम 3 साल में फिर अपने उसी रास्ते पर, गति के रास्ते पर हम चलना प्रारंभ कर देंगे। जी। ये है। तो ये अध्याय 5। अब एक तरफ तो हमको 3 साल का प्लान बनाना है कि अपने भारत के ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए व्यवस्था दी थी, जिससे हम विश्वगुरु थे, उस व्यवस्था पर चलना।
उस पे ना चलो, आज प्लान कर लो। हाँ आज प्लान कर लो, कोई को जरूरी नहीं है कि हम आपको ये कह रहे हो कि आप ऋषियों की परंपरा पे ही चलना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप आज जो करना चाहते हो वो बताओ क्या चाहते हो। बस नियम ये है, कंडीशन ये है कि उसमें किसी का भी हरासमेंट और शोषण के साथ साथ किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ। बस अब उसके साथ साथ जो वर्तमान स्थिति में फंसे हुए हैं, देश जो फंसा हुआ है, देशवासी जो फंसे हुए हैं, गांव हो जो भी हो, उससे निकलने के लिए दूसरी लड़ाई हमको पैरेलल वो कानून की भी लड़नी पड़ेगी। कानून की ही लड़ाई, जिसमें जो गांव के लोग हैं और जो समाज के लोग हैं और जो एक तरफ वो चलेगी, एक तरफ हम कानून की लड़ाई कानून की लड़ाई जी हम लड़ेंगे। और कानून की लड़ाई हर कर्जदार अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़ सकता है, हाँ, ये इस अध्याय में छठे में explanation, अध्याय 6 में, हाँ, जो इस किताब का असली मूल मकसद है कि भारत की उस अर्थव्यवस्था को रिस्टोर कैसे किया जाए जिसमें किसी का भी शोषण ना हो, ये मेन उद्देश्य है। दूसरा, जो प्रेजेंट की स्थिति है कर्जे की, उससे निकलने का रास्ता क्या है। हाँ, तो इस अध्याय 6 को हमने 2 भागों में लिया है। ठीक है, अध्याय 1 भाग 1 और भाग 2। तो पूरी कानूनी लड़ाई जो है वो इसमें हम एक्सप्लेन किया है हमको कैसे कैसे लड़ोगे, आवेदन लगने से लेकर के और न्यायालय तक की वो लड़ाई कानून की, पूरी कानून के आधार पर वो हमारे पक्ष में है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, आप समझिएगा कि कानून का वो कौन सा अंश है, कानून वो कौन सा भाग है, वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा अध्याय है जो आपको यहाँ मजबूत करता है, जब आपको अगले स्टेप पे मजबूत करता है, जो आपको अगले स्टेप पे मजबूत करता है। और जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि कानून आपके साथ है, तो अब कानून की पालना करने के लिए जज और पुलिस और बैंक तीनों को मजबूर करने का काम फिर जनता का है। क्योंकि राज कानून का चलना चाहिए, राज ना जज का चलेगा, राज ना पुलिस का चलेगा, राज ना ही विधानसभा का चलेगा, ना ही लोकसभा का चलेगा, ना ही राज्यसभा का चलेगा। सदन का राज नहीं चलेगा, राज लोगों का चलेगा। सदन को वो ताकत, वो लोग, वो प्रतिनिधित्व, वो पैसा, वो टैक्स, सबका सब जनता ने दिया है। तो जनता मालिक है और मालिक का राज चलेगा। और मालिक ने नियम तय किए हुए हैं साथ रहने के, वो नियमों के हिसाब से सब कुछ चलेगा, ना कि किसी व्यक्ति के हिसाब से चलेगा। जज को कोई बात समझ में नहीं आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। अगर जुडिशरी में बैठे किसी व्यक्ति में इतनी अकल नहीं है कि वो इन कानूनों की पालना करवा सके, तो फिर हमारे अंदर वो दम होना चाहिए कि हम उसकी पालना करवा सके। तो ये कानून के कौन से भाग हमको मजबूत करते हैं, जी जी जी, कौन से पार्ट में क्या क्या है, वो सारा कुछ हमने इस पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है। 6 नंबर पार्ट में, 6 नंबर में आगे के जितने भी 6 के पार्ट 1 पार्ट 2, हाँ पार्ट 2 वो तो 6 का है। फिर अध्याय 7 जो है, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 है, हाँ, इसको बहुत बड़ा हथियार बैंक के पास ये है, हाँ, इसको कैसे हमको तोड़ना है, उसका पूरा इसकी काट क्या है, इसकी काट क्या है, ठीक बात। ये अध्याय 7 में हमने पूरा क्या कौन कौन से उसके पास हथियार है, हमारे पास क्या उसकी काट है, ये पूरा अध्याय 7 में हम एक्सप्लेन पूरा। जी जी जी, जबरदस्त, मतलब इसका बैंक के पास कोई जवाब नहीं है, बैंक के पास जवाब नहीं, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, जुडिशरी के पास कोई जवाब नहीं। एक हथियार है बैंक के पास, कोजन एक्ट 2011 है। उसका जो काट है, जो मतलब कोई जज बस 2011 को रखने के बाद कह दिया तो रिपील हो गया। कोजन एक्ट 1906 हाँ, वो रिपील हो गया। हाँ, लेकिन उसका हमको जानकारी ना होने की वजह से हाँ, हम या तो निरुत्तर हो जाते हैं, हाँ, निरुत्तर होते ही फिर वो मान लेता कि बैंक ठीक कह रहा। हाँ, लेकिन अब निरुत्तर होने की जरूरत नहीं है, ये किताब आपको बताएगी। कोजन एक्ट 2011 जो है, हाँ, वो कैसे रिपील हुआ है, हाँ, उसमें क्या प्रावधान है, हाँ, वो ये बताएगा। और इसमें हमने एक एक्ट को हमने इसमें लिया है, उसको जनरल क्लॉज एक्ट 1867 की धारा 6 वो काट देती है उसको। बैंक का जो कहता है 2011 उसको खत्म कर दे, धराशायी हो जाएगा बैंक वहाँ, कोई जवाब नहीं उसके पास वो होगा इसमें। हाँ, ठीक बात। तो अध्याय 8 में हमने इसको वो जोड़ दिया है उसको। ठीक है, वो पार्ट नंबर 8 है वो। हाँ, अध्याय 8
एक हमारा जो संविधान कहता है कि प्रकृति का कानून वो सर्वमान्य, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, संविधान कहता है। नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल। ये खुद जज के वहाँ कोर्ट में सबसे पहली लाइन है। ये हर वकील, हर जज को बताया जाता है कि प्रकृति के कानून को काटने वाला कोई भी कानून होगा वो नल एंड वॉइड है। हाँ, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है अनुच्छेद 21। ठीक, वो सबसे बड़ा हथियार है। अनुच्छेद 21 को हमने अध्याय 9 में पूरा एक्सप्लेन किया है बहुत सरल भाषा में। ये हमारा अनुच्छेद 21 जो है ये वो अधिकार है जो हमें, मौलिक अधिकार जो हमें, फंडामेंटल राइट है जो हमें संविधान ने दिया है, और इससे ऊपर कोई चीज, कोई कानून नहीं हो सकता। संविधान के अंदर ये मौलिक अधिकार काटे बिना आप उस चीज को नहीं काट सकते हैं जी। ये हमारे अध्याय नंबर 9 में एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या है और उसके बेसिस पर आप कोर्ट में क्या दलील दे सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से वो याद करना जरूरी है। तो ऐसा होगा जैसे 9वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चे को याद करा दो, भाई अगले साल पीरियोडिक टेबल अभी याद कर लो, अगले साल पेपर में जो आएगी सारा IIT का पेपर इसी से पास होगा। और अध्याय 10 जो अंतिम है उसमें प्राकृतिक न्याय जो है, वो जो मानक है, हाँ, वो प्राकृतिक सिद्धांत है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड इसको दे। हाँ जी, राम राम जी। कहाँ से? मैं बताता हूँ, अभी अर्जेंट नहीं है तो बाद में करता हूँ थोड़ी देर में, है ना, अभी थोड़ा सा रहता है काम। हाँ, कंटिन्यू करो। तो प्राकृतिक कानून ये कहता है कि एक तो मानक सैद्धांतिक होता है, ठीक है, वो प्रकृति द्वारा बनाया है, प्राकृतिक सिद्धांतों पर बनाया है। हाँ, हाँ, हाँ। दूसरा ये है, प्राकृतिक कानून है कि बिना दूसरे को सुने, हाँ, हाँ, आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई न्यायालय नहीं ले सकता, हाँ, ये कोई नहीं ले सकता, ये नेचुरल लॉ है, ये नेचुरल लॉ है। और ये इसमें जो है बिना सुने वो डिसीजन वो लेते हैं, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, सुने बिना देखो फैसला करना। इसको आप ऐसे कर रहे हो, बैंक ने आपको नोटिस दिया जी, आपकी इतने तारीख को सुनवाई है, हमने उनको लिख दिया भाई हमने आवेदन दिया, उसका जवाब दे दो, हम आ जाएंगे। बिल्कुल। जवाब बैंक देता नहीं है और हमारी बात का जवाब देता नहीं है और अपने नोटिस पर नोटिस भेजता रहता है। उसके बाद वो उसके पास जाता है, ADC के पास, DC के पास या SDM के पास, और उनको कहता है कि हमने इनको इतने नोटिस भेजे, बिल्कुल, इनका कोई जवाब इन नोटिसों के रूप में नहीं आया, और क्योंकि इनका कोई जवाब नहीं आया तो अब हमको इनका घर सील करने की और बेचने की परमिशन दी जाए और इनका कब्जा दिलवाने की कोशिश की जाए। तो बोले तो DC है, उसको आदेश है ऊपर से मौखिक में कि बैंकों का कोई भी केस हो इनका फटाफट हल किया जाए, क्योंकि DC भी ये मान रहा है कि बैंक सरकारी है, तो सरकार के आदेश पर सरकारी काम है, वो सरकारी काम मान करके इसको कर रहा है। उनको ये नहीं पता है वो प्राइवेट कंपनी के फेवर करने का काम कर रहा है। तो वो जो आदेश है, वो जो DC दे रहा है, बिना उस मालिक की बात को सुने और बिना उस मालिक की दलील को समझे, वो गैर कानूनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें DC ने जिसने भी साइन किए हैं वो फंसेगा बेसिकली। उसको हम पार्टी बना सकते हैं आने वाले टाइम में कि भाई तूने ये जो आदेश है ये बिना उसको सुने कैसे कर दिया। और जो जुडिशरी में ये एक प्रोविजन होता है कि जब आपको कोई भी डिक्री पास हो जाए और जज ने वो डिक्री या वो आदेश जो है वो बिना आपको सुने पास किया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो ऊपर वाली कोर्ट में कि भाई ये न्याय संगत नहीं है और ये नेचुरल लॉ के खिलाफ जा रहा है और नेचुरल लॉ सबसे ऊपर रहेगा। इस बात को समझना जरूरी है जी। अब वो तो होगी लड़ाई पूरी। अब इसमें हमने परिशिष्ट लिया है इसका, किताब का। हाँ। उसमें जो हमको अप्लाई करना है, मतलब जो कानूनी लड़ाई हमको लड़नी है, हाँ, उसमें आवेदन है। हाँ। वो कैसे बनेगा वो पूरा हम इसमें देंगे। आवेदन की कॉपी आ जाएगी। हाँ। उसमें कुछ जगह हम छोड़ेंगे जिसमें मान लीजिए आपने कुछ विशेष परिस्थिति वाली बात लिखनी है, कोई विशेष धोखा हुआ है, अलग तरह का है, कोई अलग तरह का कोई केस है, उसमें बीच में एंटर कर दीजिए। बाकी का फरमान हम उसमें दे देंगे कि इन चीजों को बाकी लिख दीजिए और विशेष बात को यहाँ लिखिए, बाकी चीजों को आगे लिख दीजिए। RTI है, हाँ, उसको हम देंगे। हाँ। FIR, RTI कैसे लिखनी है, उसमें किसको भेजनी है, किस तरह से भेजनी है,
क्या उसका तरीका है, वो सब देंगे। पहले अप्लाई जब आपने किया उसके बाद आरटीआई कब देनी है, फिर एफआईआर कब देनी है। मान लो मसला आपका अचानक से आ जाए कि भाई 4 दिन बाद 10 दिन बाद ही आपके घर की नीलामी है या ताला लगाने आने वाले हैं, उससे पहले पहले वो सारे कागज़ कैसे भेजने हैं, वो सारा का सारा मसला हम इसमें दे देंगे। जो चीज़ इसमें नहीं रहेगी इसके बाद में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें दे देंगे। बिल्कुल मतलब उसके अंदर जो रह जाएगा आपके सवाल आते रहेंगे, हम बैंक ने चीटिंग करी है हमारे साथ, एफआईआर, हाँ उसका भी हम इसमें वो देंगे। हाँ और इसमें हम कोर्ट केस का हवाला, सिविल कोर्ट जब हम करेंगे हाँ तो वो उसका भी पूरा वो दे देंगे हम, किस ड्राफ्ट पूरा बना के दे देंगे। उसमें आप अपना नाम और वो डाल के और बाकी परिस्थितियों को इंक्लूड करके वो ड्राफ्ट आप तैयार कर सकते हैं। किसी को पीआईएल भी अगर लगानी हो बैंक के खिलाफ हाई कोर्ट में, तो पीआईएल भी हम इसमें हाँ वो दे देंगे। समझिए, आप इस बात को समझिएगा कि जो पीआईएल की ड्राफ्टिंग है वो हमने करके इसके अंदर किताब में दी हुई है। चक्कर क्या है कि जनता सरकार मोर्चा ऑफिशियल तरीके से पीआईएल करने तब जाएगा जब उसके साथ में जितने लोन करने वाले लोग हैं, प्रत्येक लोन करने जिनका लोन है वो कम से कम 20 लोगों की टीम तैयार कर ले। देखिए, मैं 20 लोगों की टीम तैयार करने की बात क्यों कह रहा हूँ। हमने अभी दुबलधन में हमने काम किया चालू, 1 हफ्ता हमारे साथी लगे रहे और वहाँ से टीम तैयार करने की हमने कोशिश की और हमारे साथियों का कॉन्फिडेंस ये आया कि हम अगर अपने इलाके में इस तरीके से काम करेंगे और टीम बनाने लगेंगे तो 20 लोगों की टीम बनाने में 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो अगर 1 हफ्ता आप समाज को उन मसलों पर समझाने पर नहीं लगा सकते तो फिर आप लड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको लड़ने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो ज़बान की पड़ेगी जो आपके पास, और समझ की पड़ेगी, यानी कि सवालों के जवाब। तो जब आप 20 लोगों की टीम बनाने के लिए गांव में उतरोगे या शहर में कहीं भी उतरोगे, 20 लोग आपके साथ सवाल करेंगे। उन सवालों का जवाब आपने दे दिया तो आप कोर्ट में भी जवाब दे पाओगे। वो जवाब नहीं दिया तो फिर आप उन सवालों के जवाब ढूंढोगे। अगर आपको जवाब नहीं मिले तो आपको हम लोग देंगे, लेकिन आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। वो जब आप उन सवालों के जवाब करने चलोगे और उन सवालों को खड़ा आपके सामने होगा तो तब आपके पास में इतनी समझ होनी ज़रूरी है कि आप उनको सही तरह से टैकल कर सको, और उसके लिए 20 लोगों की टीम का होना ज़रूरी है। वो 20 लोगों की कंडीशन हमने केवल आपके सामने इसलिए रखी है, इसका कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है कि हमको अपने लोग बढ़ाने या किसी तरह से, वो नहीं है। पर्पज़ आप ही को तैयार करना है, इसलिए 20 लोग तैयार कर लो। जितने लोगों के आवेदन लगे हुए हैं वो सब बता दो अपने अपने साथियों को जिसके थ्रू आपने आवेदन लगाया कि 20 लोग तैयार हो गए हैं। किसी भी ट्रेनिंग में ले आइए। 23 जनवरी को चरखी दादरी के तिकोना पार्क में रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही है, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना होने वाली है। जनता सरकार मोर्चा करने वाला है, तो आप उसमें आ जाइए, क्या दिक्कत है, और आकर के उसमें अपना पार्टिसिपेशन कीजिए और उसको बताइए कि कितने लोग आपके हैं। आप 20 लोगों को ले आइए, समझा दोगे तो 20 लोग आने के समय आपसे तेल का खर्चा नहीं मांगेंगे, वो पूल करके आ जाएंगे। 5 लोग आ रहे हैं, 1000 रुपये का तेल लगा है, 200 रुपये हिस्से में आते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। गाड़ी बंदा लेकर के आ ही रहा था अकेला, उसको तेल का खर्चा बच गया। और आप लोग बल्कि 4 लोग कर लीजिए 1000 रुपये में, वो आपको 250 रुपया पड़ेगा। 250 रुपया खर्चा करके जिसकी गाड़ी है उसको तेल खर्च नहीं करना पड़ेगा और बाकी के लोगों को बस में धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। कितना शानदार तरीके से आप अपना सामाजिक एक मतलब पूल करने का तरीका और एक मॉडल बना सकते हैं, और इसी बहाने आपको उन लोगों को ऊर्जा मिलेगी और आप लोगों को समझ और शक्ति मिलेगी। जी, इस किताब का जो अंतिम पेज है वो चेतावनी के रूप में है, सीबीडीसी के लिए। हाँ, चेतावनी ये है कि अब आपके सामने, हमारे सामने 2 रास्ते हैं। या तो इस किताब को बंद करो और अलमारी में ताला लगा के मौज करो और गुलामी के लिए अपने बच्चों तैयार हो जाओ, अपने बच्चों को तैयार कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीबीडीसी आ रहा है, वो आ रहा है, बल्कि आ चुका है। होलसेल में बड़े व्यापारियों को सीबीडीसी से ही पेमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज़ादी का एक रास्ता है आज़ादी के लिए, वो एक किताब को खोलो और मानक पे काम करना चालू मानक पे काम करना शुरू करो। ये लड़ाई पे अपना इसको फॉलो करो, अपनाओ और आज़ादी का रास्ता खोल दो या बंद करो अपना गुलामी। सीबीडीसी आ गई है, आ गई है। तो वो दूसरा रास्ता है गुलामी का।
अब आप बताइए आपको कौन से वाला रास्ता चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे। 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टरों में सारा समझ आ जाएगा, पूरा क्लैरिटी हो जाएगी। कोई बड़ी किताब नहीं है, सहयोग राशि के तौर पर ही हम इस किताब को तो समझ में आ जाएगी। सबसे पहले जो भूमिका आएगी, हाँ, वो भूमिका ही समझा किताब को समझा देगी। यस। और उसके बाद इसकी प्रस्तावना है किताब की, वो और हाँ, वो उसके बाद हाँ पर्पस, 2 शब्द हैं, वही समझा देंगे। फिर आप वैसे तो रुक नहीं सकते बिना पढ़े, इसको रुक नहीं सकते, लेकिन बड़ी बात ये नहीं है पढ़ लिया और समझ लिया, बड़ी बात है इसको अब अनुसरण करना। एक किताब हम बैंकिंग पर लेकर आ रहे हैं, अगली किताब इसके बाद में हम फिर लेकर आ रहे हैं एजुकेशन पर लेकर आ रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। जो ये किताब है जिसमें इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने कवर करने की कोशिश की है, इसको जो शब्द दिए हैं वो वीरेंद्र सिसोदिया जी ने दिए हैं। ठीक है, किताब के लेखक पे फोटो मेरी लगने वाली है, आपको आपत्ति नहीं है तो? नहीं, लेखक आप ही हैं इसके। नहीं, मैंने तो शब्द तो दिए हैं इसके, वो तो सब कंटेंट तो आपका ही है। तो मतलब ये बेसिकली क्या है कि और जो है इस किताब का जो एडिटर हैं वो वीरेंद्र सिसोदिया जी रहेंगे, और उस किताब के जो धनराशि है, जितनी भी सहयोग राशि रहेगी, वो मोर्चे की रहेगी। बिल्कुल, एक सिंगल रुपया भी इसमें मेरे पास नहीं आएगा, कोई रॉयल्टी मुझे नहीं चाहिए है, ना 5% ना 10%, 1 रुपया भी नहीं। ये सारा पैसा मोर्चे का रहेगा और ये सारा संगठन पे ही लगेगा। जितना भी पैसा इस किताब को खरीदने के लिए आप देंगे, सब लोगों के लिए ही होगा। तो आप जो भी हम लोगों को सहयोग राशि देना चाह रहे हैं, इस किताब की बुकिंग कर सकते हैं। इस किताब की बाद में तो जैसे हमने शुरुआत में उस रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन, उस किताब का जो मूल्य रखा था, उसकी जो सहयोग राशि रखी थी हमने, वो 1100 रुपये रखी थी। बाद में अभी हम उसकी जो सहयोग राशि है वो 3022 रख रहे हैं। उसका जो MRP है वो 3333 है। इसका जो MRP होगा वो 2222 होगा, 2222 रुपये होगा। लेकिन इस किताब में हम लोग जो इसका जो सहयोग राशि है हम 1100 रुपये ही रख लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं देशवासियों को, खासकर गांव में रहने वाले लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ, इस किताब जो आई है, तैयार होगी, कि आपको ना तो आधी रात पे दिन में मुझे फ़ोन करने की जरूरत पड़ेगी। मैं ये मुझे आवेदन के लिए रोज पूरी रात भर सिसोदिया जी ये बताओ जरा मुझे, ये वो बताओ, और किसी वकील की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी लड़ाई नहीं, अपने पूरे गांव की लड़ाई इस किताब के माध्यम से अपने आप लड़ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक, बैंक से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। अब आप इसको समझ जाइएगा, ये कितनी बड़ी किताब है। हाँ, कितनी ये सहयोग राशि कुछ भी नहीं है। मतलब मैं इसको ऐसे चाहूँगा, आप 10, 20, 5, 10 जितनी किताबें आप हमको जो भी सहयोग राशि देना चाहते हैं, हमारे सामने जो बड़े चैलेंज हैं वो 23 जनवरी का खर्चा है। अभी हमने दुबलधन में जो काम किया था, हमारा कितना शॉर्ट रह गया था, 51-52 हज़ार रुपया कम पड़ गया था। 1.5-2 लाख रुपया हमारा एक ट्रेनिंग में कंप्लीट हुआ, इसमें ख़त्म हुआ, जबकि हमारा कोई खर्चा नहीं था। तब ये इतना खर्च हो गया। खर्चा नहीं था का मतलब क्या है, हमें कोई बड़ी अमाउंट में, हमने कोई पैम्फलेट नहीं था, बैनर नहीं था, पोस्टर नहीं था, कोई रिक्शा हमने नहीं लगाई, कोई व्हीकल हमने नहीं लगाया, कोई एडवर्टाइजमेंट हमने नहीं की। सिर्फ पैदल जा रहे थे, पैदल आ रहे थे। गाड़ियों का थोड़ा मोटा जो तेल था, सब्जी रोटी और जो रहने की जगह है उसका, और टेंट का, और जो गद्दे हैं और जो कंबल हैं उनका जो खर्चा है, ये सब खर्चा है लाने ले जाने और उसका। तो यहाँ से जो 50-60 हज़ार रुपया यहाँ शॉर्ट पड़ता है। जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है उसके लिए पेमेंट हमको देनी है। कोई साथी अगर उस मूर्ति को मोर्चे को डोनेट करना चाहता है कि भाई हमें मूर्ति मेरी तरफ से, लेकिन उसका नाम वहाँ नहीं लिखा जाएगा। जिसको नाम की चाहना हो वो हमें कृपया करके सहयोग राशि ना भेजे। 95 18 17 0000 ये जो नंबर जनता सरकार मोर्चा का मिस कॉल नंबर है, इसी नंबर पर जो फ़ोन पे है, इसी नंबर पर जो डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हैं। QR कोड भी हम स्क्रीन पर डाल देंगे, अगर एडिट किया तो हमने इस वीडियो को एडिट भी इतना ही करेंगे सिर्फ कि QR कोड आ जाए। और आप इस 23 जनवरी के कार्यक्रम के लिए भी हमको सहयोग करें। टीम हमारी जोजू कला पहुंच चुकी है, और जोजू कला पहुंचने के बाद आज तारीख है 12 तारीख, और हम 12 और 13 तारीख को हम इस किताब का एडिशन और ये थोड़ा सा काम इस पर करने जा रहे हैं। ये काम करने के बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे।
तो अब आपका काम क्या रहेगा, जो आपने करना है वो ये है कि कृपया करके जल्दी से जल्दी आप किताब बुक कर सकते हैं, वैसे सहयोग दे सकते हैं या सीधा डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। 1100 रुपये सहयोग राशि हमने फ़िलहाल रखी है। किताब के छपने में 2 रुपये खर्च हों या 200 खर्च हों या 400 खर्च हों, इसको आपसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और किताब कैसी भी हो, उसमें जो मटेरियल है वो खूब आपके काम का होगा, उसको फ़ोटोकॉपी करके आगे बढ़ा के आप काम कर सकते हैं। तीसरा, आप इस चीज़ को लेके चलिएगा कि ये बहुत अद्भुत किस्म की किताब आपके जीवन में हर घर में एक दीपक की तरह काम करेगी। ये आपके बच्चों को शोषण से मुक्ति का काम करेगी, ये हम इसे पढ़कर अपने बच्चों को समझा पाए तो। और ऊपर से ये कोई बेचने वाली चीज़ नहीं है, ये केवल जागरण के लिए एक मोमबत्ती, एक दीपक, एक लालटेन का काम करने के लिए बनाया गया एक साधन है, जिसमें आप हमारी मदद करेंगे। जिससे तो मूर्ति अगर आप हमें देना चाह रहे हैं, आप इस किताब को बुक करना चाह रहे हो, तो किताब की बुकिंग के लिए आप करण का नंबर नोट कर सकते हैं। पेमेंट करिए 9518170000 पर। बुकिंग अमाउंट अभी 1100, बाद में जब लॉन्च हो जाएगी तो हो सकता है इसका अमाउंट बढ़ जाए, तो अभी 1100 रुपये हम इसका रख रहे हैं। 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1100 रुपये, ठीक है। और वो 9518170000 पर भेजिए। उसका स्क्रीनशॉट करण के पास व्हाट्सएप कर दीजिए। करण का नंबर है 9991911784 99911 मतलब स्टार्टिंग से बोल देता हूँ, 999 19 11 784 और 9991911 इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे अगली किताब की बुकिंग के लिए। हमको डोनेशन देनी है, हमको सहयोग राशि देनी है, उसके लिए नंबर है 9518170000। और यदि आप इस किताब के लिए कोई सलाह, कोई बात देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं सिसोदिया जी को। कॉल मत कीजिएगा, गला ख़राब है पहले ही, बोल बोल के और फिर आप लोगों के सवालों के जवाब दे के गला जो है वो जवाब देने लगा है। दूसरी बात ये है कि किताब 23 मार्च तक, वैसे कोशिश हमारी इससे जल्दी रहेगी, पर 23 मार्च तक लॉन्च कर दें। उससे पहले भी एक कार्यक्रम करके लॉन्च कर सकते हैं, जितने आवेदन लगे हुए लोग हैं उन सबको बुला करके। पर अभी हमको सहयोग राशि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये 23 जनवरी के कार्यक्रम के लिए। पिछले कार्यक्रम की पेंडिंग है जो हमें सहयोग राशि, हम नहीं चाह रहे हैं अभी कहीं और से लेना, तो वो हो जाए। और दूसरा 23 जनवरी के लिए हमको सहयोग हो जाए। कोई मूर्ति अगर लेना चाहता है तो उसके लिए आप सिसोदिया जी को मैसेज कर सकते हैं। सिसोदिया जी का नंबर बताइए आप जरा। 9457 94 570 और 74 75 94 570 और 74 75 0 ये नंबर है। आप इस नंबर पर मूर्ति के लिए या दूसरे किसी चीज़ के लिए आप उस 23 जनवरी के कार्यक्रम के लिए भोजन की व्यवस्था हमारे लिए सहयोग करना चाहते हैं, टेंट की व्यवस्था में सहयोग करना चाहते हैं, कोई आप कोई और लाभ इसमें लेना चाहते हैं या हमें सहयोग देना चाहते हैं, तो वो भी आप बताइए कि ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से। ऐसे करके बहुत से लोग मिलते हैं जिनको अपने नाम की कामना नहीं होती, बट समाज के काम में वो अपनी मदद करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें पीछे मत रहिए। ये जो 23 मार्च का कार्यक्रम है ये कोई शोशेबाजी नहीं है, ये बहुत ही यूनिक तरह का कार्यक्रम है। और देखिएगा इस पर जो STLs हैं वो सब विद फैमिली आएंगे उस कार्यक्रम में, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और STL ने जब जिनके साथ काम किया है एजुकेशन वाली ट्रेनिंग में, लेवल 2 की ट्रेनिंग में, टीम 200 की ट्रेनिंग में और वर्धा की ट्रेनिंग में, और जो उनको लगता है कि वो सीरियस लोग, कुछ लोग थे जो सोसाइटी के लिए दिन रात डेडिकेटेड थे, उनको भी आप विद फैमिली बुलाएंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं बहुत जल्दी ही। आज शाम को हम मीटिंग करेंगे STLs की, शाम को 8 बजे, यानी 12 तारीख को शाम को 8 बजे STLs की मीटिंग भी होगी। और STL की मीटिंग के बाद में हम कुछ और तय करेंगे। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अधिक से अधिक संख्या में आप हमें सहयोग करें, और सहयोग राशि 9518170000 पर भेज सकते हैं। किताब में क्या क्या होगा ये हमने बताया है, और आप सब लोगों के लिए लड़ने की एक बड़ा हथियार हम आपको दे रहे हैं। कन्फ्यूजन नहीं होगा, देसी भाषा में हमने लिखा है, आम आदमी की भाषा में, आम इंसान की भाषा में, और आपके बहुत काम की चीज़ ये साबित हो सकती है, आपकी अगली पीढ़ियों के लिए भी।
और अपने समाज के लिए भी। बाकी कुछ भी आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है, जो सिर्फ आपके काम का है, जो समझने का, वही इसमें हमने कंसिडर किया है। कोई इधर उधर की बात इसमें हमने नहीं की है। बाकी और कुछ भी आपको लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो आपका स्वागत रहेगा। आप सब लोग बहुत दिनों से मदद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।